प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जहां विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है रिकॉर्ड निवेश। उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज के भारत में अनंत शक्ति, अपार संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, तीर्थ स्थलों के विकास के साथ उन्नत आधुनिक बुनियादी ढांचा भी हो रहा है तैयार। संदेशखाली की महिलाओं ने बताई आप बीती, छल का दर्द। कहा, महिला होकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं पूछा हाल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप, ममता बनर्जी के आंचल में छुपा है शेख शाहजहां। प्रवर्तन निदेशालय के सामने छठी बार भी पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए हैं भगोड़ा नंबर 1। और गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का आगाज। प्रधानमंत्री ने दिया वीडियो संदेश। कहा, देश में युवाओं के लिए संभावनाओं का इकोसिस्टम हो रहा है तैयार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। देश तभी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की तरह हर राज्य बड़े सपने, बड़े संकल्प लेकर के चल पड़े। और मेरे उद्योग जगत के साथी भी, अनंत अवसर की वेला है। आइए, दम आपने में चाहिए, हम तैयार बैठे। बीते 7 साल उत्तर प्रदेश विकास के नाम, सुशासन के नाम और अपराध मुक्त प्रदेश के नाम, ये डबल इंजन सरकार की दूरदृष्टि और पारदर्शी शासन का नतीजा है कि अब प्रदेश की छवि निवेश और रोजगार के लिए बन रही है। अब रेड टेप नहीं, रेड कारपेट का कल्चर नए नए उद्योगों और ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित कर रहा है। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। लखनऊ में आयोजित निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की अधिक की लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, रियल एस्टेट, आतिथ्य, मनोरंजन, शिक्षा और पर्यटन से जुड़ी रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में बीते 7 साल में कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण कराया है, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों को छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाया है। मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं, तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का
जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर और निवेश का एक बड़ा इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। उन्होंने निवेशकों से आह्वान किया कि वे प्रदेश में निवेश और कारोबार के अवसरों का लाभ उठाएं और प्रगति में योगदान दें। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बधाई देते हुए कहा कि ये सुनकर खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है और पूरे देश को ये मानना होगा कि विकसित यूपी के साथ ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। बहुत अच्छा माहौल है, अब बहुत अच्छा वातावरण है। हर छोटे से छोटे इंडस्ट्रियल एरिया में गुंडई वगैरह नहीं है, सरकारी सहयोग वगैरह बहुत अच्छा है, तुरंत का तुरंत सारा काम होता है। यूपी में निवेश के लिए बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग यूपी में अच्छा निवेश भी कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को निवेश करना चाहिए, व्यापार के अच्छे बहुत साधन हैं। इतना भयमुक्त माहौल हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल आप पूरी यूनिट को अगर छोड़ के भी अपने घर पर बैठते हैं तो कहीं असुरक्षित नहीं महसूस होता और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है पिछले 6-7 साल में। जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से बिल्कुल माहौल चेंज है। पीएम ने कहा कि दुनिया के देश भारत की ग्रोथ स्टोरी के प्रति आश्वस्त हैं और भारत में निवेश के बाद बेहतर रिटर्न की गारंटी मान रहे हैं। विशाल बैरिस्टो और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिवाजी महाराज की तरह ही उनके विचार भी बेहद ओजस्वी और जोश से भर देने वाले थे। उत्तर प्रदेश के संभल में कल की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर को बेहद खास बताया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास देख रहे हैं, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। वेस्ट बंगाल के संदेशखाली का सच अब सबके सामने है। 2 आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन तीसरा मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं से बात की और वहां के हालात को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। संदेशखाली की महिलाओं ने अपनी आपबीती बताई और कहा, महिला मुख्यमंत्री के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का सच अब सबके सामने आ गया है और महिलाओं के साथ दुराचार को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। हम लगातार भय में जी रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संदेशखाली में रहना भी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि उत्तम सरकार शिबू हाजरा को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम शांति और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते हम सब पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। आज ये उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उनका साथ देना चाहिए, इसीलिए हम सब गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया।
उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कहा कि यहाँ शासन और प्रशासन आरोपियों को संरक्षण देने में लगा है। मेरा विचार है कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के बिना पुलिस नहीं काम कर पाएगी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अभी तक अगर बचाया जा रहा है शाहजहां को तो वो इसीलिए क्योंकि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। वहीं संदेश खाली हिंसा मामले पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी के माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सीएम के राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने संदेश खाली में बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि आगामी दिनों में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमित शाह जी देख रहे हैं पूरी बात, गृह मंत्री है वो देश के, उनको सब पता है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है और कश्मीर जैसे समस्या का समाधान आदरणीय गृह मंत्री जी के हाथ से हुआ है। तो बंगाल क्या चीज है, ममता बनर्जी क्या चीज है, सीधा करेंगे सबको। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने संदेश खाली मामले की जांच और ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने और सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो मांगे रखी हैं उन पर आदेश देने में हाईकोर्ट भी पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से भाजपा के सांसद शांतनु ठाकुर ने राज्य में आधार कार्ड मामले पर ममता सरकार पर राजनीति का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आधार कार्ड डीएक्टिवेट टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ था, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। साथ ही आधार कार्ड सुधार के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए शांतनु ठाकुर से बात की हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, जो पश्चिम बंगाल में कुछ लोगों का डीएक्टिवेट हो गया आधार कार्ड, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कल कई तरह के सवाल खड़े, उस पर क्या कहें? ये तो ममता बनर्जी सरासर राजनीति कर रहा है कि जिन लोगों का डीएक्टिवेट हुआ है एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जिसके कारण ये हुआ है। तो आज हमको माननीय गृह मंत्री जी ने बुलाया था, बुला के पूरा दायित्व लेने के लिए बोले हैं कि जिन जिन लोगों का डीएक्टिवेट हुआ है उनसे एप्लीकेशन लेकर उनका फिर डीएक्टिवेशन कराने के लिए प्रोसेस जो चलेगा 1-1.5 हफ्ता जितना चलता है। और जो डीएक्टिवेशन चल रहा था वो पूरा स्टॉप हो गया है, उसको पूरा पाबंदी लगाया गया है, वो और नहीं होगा। तो अभी जो हाल है कि ममता बनर्जी जो राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा कर रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टेट के पास कोई इशू ही नहीं है और इसके स्टेट के पास कोई राइट ही नहीं है कि ये आधार कार्ड को लेके बात करे। उनका चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा आधार कार्ड को लेके? ये तो स्टेट का इशू है ही नहीं। तो लोगों को झूठ बोल रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं अगर बैंक हेल्प नहीं करता है आधार कार्ड के बिना तो आप कोऑपरेटिव बैंक में आ जाइए। तो ये क्या बात होता है? कोऑपरेटिव बैंक को ये स्वीकृत कौन करेगा? केवाईसी कौन देगा? लेकिन हम लोगों का फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट, ये हम बोल चुके हैं और जितने सारे लोगों के हैं विद इन फ्यू डेज के अंदर ये ठीक भी करा देंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ आप लोगों ने मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा ईमेल आईडी कुछ है? ईमेल आईडी हमने तो दिखाया है, ये है ईमेल आईडी
ये व्हाट्सएप नंबर दोनों ही हैं, इसमें आप लोग भेज सकते हैं और जितना जल्दी भेजेंगे उतना ही हम गृह मंत्रालय में भेजेंगे और वहां से एक्टिवेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। कैमरामैन योगेश के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। किसानों और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई है। किसानों ने केंद्र सरकार के दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। किसानों ने कहा, प्रस्ताव पर नहीं बनी सहमति। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि दोनों मंचों की चर्चा के बाद इसे अस्वीकार्य करने का फैसला लिया गया है। 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो वो हमें स्वीकार नहीं है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश करेंगे। पीएम मोदी एम्स जम्मू, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी देश भर में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालय भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए सौगातों की बारिश करेंगे। पीएम मोदी एम्स जम्मू, आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटीडीएम कांचीपुरम, आईआईएम बोध गया, आईआईएम विशाखापत्तनम, भारतीय कौशल संस्थान, आईआईएस कानपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आज भी जैसे आपने कहा लगभग 6 मंत्रालय केंद्र के हैं जिनके यहाँ पर लॉन्चिंग अथवा या इनॉग्रेशन रहेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है, रेलवेज भी है और एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। उसके अतिरिक्त यूटी के प्रोजेक्ट, यूटी के भी अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो सेंट्रली फंडेड है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का उतना ही हिस्सा बनने को तत्पर है जिस प्रकार के कोई अन्य राज्य अथवा प्रदेश। और प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। पूरे देश में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास की दिशा में बढ़ाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों के भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश में 5 केंद्रीय विद्यालय परिसरों, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का भी शिलान्यास करेंगे। ये नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भवन पूरे देश के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर जम्मू का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित यह अस्पताल 720 बिस्तर, 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक और संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आवास, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुविधाओं से सुसज्जित है। It will provide most modern state-of-the-art comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir, not only Jammu and Kashmir but to the people of Leh and Ladakh, some parts of the Punjab and Himachal Pradesh. We have a special comprehensive services for the trauma patients. प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2,000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा
प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज सहित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए चरण 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 161 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बारामूला उड़ी खंड के उन्नयन के लिए 5 पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में CUF कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के जम्मू दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत है हमारा जम्मू में और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे जहाँ के, और ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। जम्मू कश्मीर को उन्होंने काफी परियोजनाएं दी हैं, कुछ और भी देने के लिए वो जम्मू में आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पिछले 70 साल से काम नहीं हो सके हैं कोई भी। तो जम्मू के लोगों को उनके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। नियुक्ति पत्र है जो 1500 लोगों को दे रहे हैं, वो उसके लिए हम उनके बहुत बड़ी आभारी हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके जाए। जम्मू की जनता जो है कुछ बेरोजगार है, वो कुछ न कुछ करे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए 3150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ठीक मेरे पीछे मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद भी करेंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, जम्मू। मंगलवार को अपने जम्मू दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, सर्वांगीण विकास को बड़ा प्रोत्साहन। मैं प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए कल 20 फरवरी को जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। ये शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि IIT और IIM सहित विभिन्न संस्थानों को स्थायी परिसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे को लेकर बीजेपी नेता निर्मल सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री ने राज्य की तस्वीर ही बदल कर रख दी है, इसलिए लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर को बहुत सी सौगातें दी हैं, यहाँ IIM, IIT, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो एक्सप्रेस हाईवे, 6 मेडिकल कॉलेजेस, 5 लाख से ज्यादा गोल्डन जो बेनिफिशियरी हैं, और जम्मू कश्मीर में 1,35,00,000 जो लोग हैं, सभी को आयुष्मान भारत का जो है लाभ मिला है। तो इस प्रकार का जो उनका है, और अंत्योदय के अंतर्गत जिस प्रकार से यहाँ पर हजारों लोगों को मकान मिले हैं, हमारी माताओं बहनों को जो है उनको बहुत से सौगात मिली है, जैसे विधवा पेंशन, किसानों को 6,000 का जो उनको जो किसान सम्मान निधि मिली है, इसके कारण जो है लोग बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को आधिकारिक तौर पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रूप में मान्यता देने के भारत के चुनाव आयोग ECI के आदेश के खिलाफ एनसीपी नेता शरद पवार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग का 7 फरवरी का आदेश, जिसमें शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था, जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि शरद पवार नए प्रतीक चिन्ह के आवंटन के लिए ECI का रुख कर सकते हैं और इसे आवेदन के 1 सप्ताह के भीतर दर्ज करना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अब राजस्थान में तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 4 बार के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस से किनारा कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी की मौजूदगी में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कर्नाटक के स्कूलों की मजहबी सियासत बढ़ती जा रही है। शिक्षा संस्थानों में लंबे समय से लिखी जा रही राष्ट्रकवि
कुवेम्पु की कविता की कुछ पंक्तियों को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। कई दशक से अनेक शिक्षा संस्थानों में और स्कूल के दरवाजे पर कुछ पंक्तियां लिखी जाती रही हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ हाथ जोड़कर आदर से दाखिल होना। हालांकि कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर ये ज्ञान का मंदिर है, यहाँ बेखौफ सवाल पूछने की हिम्मत लेकर आओ कर दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उत्सव के मौके पर पूजा न करने का आदेश दिया था, जिसे बाद में बीजेपी के विरोध के चलते वापस ले लिया गया। इस सरकार को कुछ काम नहीं है, पैसा भी नहीं, काम भी नहीं है, एजुकेशन कैसा इम्प्रूव करना वो सोच भी नहीं है। वो सिर्फ एक नाम बदल रहे हैं। ये वो कुवेम्पु का था कि ये तो मंदिर है, पाठशाला एक मंदिर है, आप श्रद्धा से अंदर आइए करके, उसको छोड़ के ये तो पाठशाला है, आप प्रश्न करने का पूरा हिम्मत करके आइए। प्रश्न तो करेंगे, जो जब भी विद्यार्थी को कुछ गुंजाइश है तो टीचर को प्रश्न करेंगे, वो तो रिवाज है, तो इधर लिखने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र कवि कुवेम्पु दिया था, उसका अलग है, उसका विरुद्ध है। ये भावना और उद्देश्य सरकार का हम संपूर्ण खंडन करता है। We totally condemn the approach of the government. We are asking the government who is responsible, how it has happened. सरकार से उत्तर नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के प्रथम चरण के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें प्राथमिक स्तर पर 193 और सेकेंडरी स्तर पर 18 स्कूलों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालय व 20 नवोदय विद्यालय का भी चयन किया गया है। राज्य में चयनित स्कूलों की संख्या 248 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर के 14,500 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना में अपग्रेड किया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा और दंगे के मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस काफी सख्ती और तत्परता से हिंसा मामले की जांच में जुटी है। मामले में अब तक 68 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में नामजद 16 में से 12 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। वनभूलपुरा में जो प्रकरण हुआ, इसमें 3 एफआईआर हुई है। तो 3 एफआईआर में अब तक हम पहले 58 लोग हमने गिरफ्तार किए थे, आज 10 लोगों को गिरफ्तार किया हमने। तो इस तरीके से अब तक जो है टोटल 68 लोगों की 68 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज जो हमने गिरफ्तार किया है, इनमें 2 और नामजद अभियुक्त है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 16 में से हमने 12 नामजद अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी कर ली है। 4 अभियुक्त अभी और भी बच रहे हैं जो नामजद है और फरार है, उनकी गिरफ्तारी हम जल्दी कर लेंगे। आदर्श शासन वो है जिनके नेतृत्व में जनता निडर और निर्भीक हो और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा ही हो रहा है, ये कहना है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष का। मध्य प्रदेश भवन में आयोजित लेखक डॉक्टर B विष्णु रेड्डी की पुस्तक इंडिया बिफोर एंड आफ्टर 2014 की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए BL संतोष ने कहा कि देश बदल चुका है और संभव हुआ है जनता की भागीदारी से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान जनता से किए अब वो आंदोलन का रूप ले चुके हैं। इस मौके पर लेखक डॉक्टर B विष्णु रेड्डी ने पुस्तक के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद जो आयाम स्थापित किए गए वो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि मतदान की कीमत क्या है और उसका क्या परिणाम होता है, ऐसे प्रेरक उदाहरण पुस्तक में संकलित किए गए। तो देश बदल चुका है, बदल रहा है, इसे नहीं है, देश बदल चुका है। नाउ इट विल टेक यू humongous effort to take it back to the situation that was there in 2014, because this change has become a phenomenon and a system one. कोई एक व्यक्ति के, मोदी जी के कारण ये हो सकता है, लेकिन अभी सामान्य जनता, ordinary people have taken this in their hands. Like Swachh Bharat, now it is not a government program.
I have people who have been working for Swachh Bharat for 800 long weeks, who have been working for hundreds of months now. Hundreds of months, literally. Continuously, every Sunday, every first Sunday. I have many groups, I know many groups. I have talked to them. Now it has become a people's movement now. So this phenomenon, जो भारत बदल चुका है, now it takes you lot of effort if somebody wants to take it back to the original days of 2014. 9 years, did any one of us hear single corruption? This is what I mentioned in my book. And as a taxpayer, I know many taxpayers sitting here will feel the pain. Everyone, I questioned many times, what is the point of paying tax that will always be looted, and out of 10 rupees, 1 rupee, only 90 paisa will go. But now, look at the situation. No taxpayer is unhappy. The benefits are directly going to the people. 11 crore toilets bill, 4 crore houses bill. So all this is mentioned in the book in the form of a narration. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन